हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की समकालीन विश्व राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र टॉपिक को कवर कर रहे थे। उसमें हम अपना पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम करेंगे रूस, भारत और इजराइल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूस। शीत युद्ध के दौरान रूस और 14 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ का बनाया गया था। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया और सोवियत संघ रूस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसला लेता था वो रूस ही लेता था। ठीक है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सोवियत संघ की जो वीटो पावर थी वो रूस को दे दी गई थी, यानी कि रूस को उसका उत्तराधिकारी माना गया था। ठीक है। अब रूस के बारे में विशेष क्या है कि रूस के पास जो है खनिज संपदा भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, गैस के भंडार भी हैं। ठीक है। फिर रूस की जो जीडीपी है वो वर्तमान में विश्व में 11वें स्थान पर है। ये जीडीपी जो है ये हर साल आंकड़े आते रहते हैं, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। कभी ये 11वें पे हो जाता है, कभी 12वें पे, कभी 10वें नंबर पे हो जाता है। ठीक है। भारत की जीडीपी है वो 5वें नंबर पर है। अमेरिका की पहले नंबर पे, चाइना की दूसरे नंबर पे, ऐसे जो है ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। ठीक है। रूस है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मैं बताया था उसकी वीटो पावर रूस को मिल गई थी सोवियत संघ की। ठीक है। रूस के परमाणु के पास जो है परमाणु हथियार भी हैं। ठीक है। हमें पता है शीत युद्ध के दौर में जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में परमाणु हथियारों की होड़ लगी हुई थी। ठीक है। फिर भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे हैं। भारत और रूस के संबंध जो है वो हमेशा से अच्छे रहते हैं, हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं। भारत और रूस दोनों ही ये चाहते हैं कि विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था हो। जैसे शीत युद्ध के दौर में 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक साम्यवादी विचारधारा की और एक पूंजीवादी विचारधारा की। एक सोवियत संघ को करता था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका करता था। ठीक है। तो 2 गुट थे, 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी। लेकिन भारत और रूस दोनों ही क्या चाहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ था कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। एकलौती पूंजीवादी विचारधारा जो वो एक ध्रुवीय व्यवस्था रह गई थी। ठीक है। तो लेकिन भारत और रूस क्या चाहते हैं कि विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था ना हो, द्विध्रुवीय व्यवस्था ना, बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। सोवियत संघ के रूप में भी, जो पहले सोवियत संघ था वो भी भारत की मदद करता था और जो रूस है वो भी भारत की मदद करता था। इसका एक कारण जो है वो ये माना जाता है कि सोवियत संघ में भी समाजवादी व्यवस्था को तरजीह दी जाती है और भारत में भी समाजवादी व्यवस्था को माना जाता है। ठीक है। भारत रूस से तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहायता लेता आया है। ये तो भारत कहते हैं कि रूस जो है वो भारत का पक्का मित्र माना जाता है। ठीक है। तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहायता भारत उससे लेता आया है। भारत रूस से ही जो है तेल का आयातक भी रहा है और शस्त्रों का आयातक भी भारत सोवियत संघ से ही रहा है, मतलब रूस से ही रहा है। ठीक है। भारत और रूस सोवियत संघ से हथियार खरीदता है। जब पहले सोवियत संघ था तब भी हथियार खरीदता था और रूस आया तो रूस से भी भारत हथियार खरीदता है। दोनों देश ये मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान है वो बातचीत के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा है वो लगभग सेम जैसी ही है, लेकिन जो रूस है उसमें साम्यवादी विचारधारा है। भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। भारत है वो जो है तेल का आयातक देश है। भारत रूस से आयातक यानी तेल भारत से लेके आता है, तो उसके संकट की स्थिति में जो रूस है उसने भारत की तेल देकर मदद की थी। ठीक है। रूस ने परमाणु की योजना होगी, अंतरिक्ष उद्योग होगी, उसको लगाने में भी भारत की मदद की है। 2001 में भारत और रूस के समझौते हुए हैं और उन्होंने उन दोनों के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर, दोनों बीच में 80 मतलब अलग अलग प्रकार के समझौते हुए हैं। 80 समझौतों पर उन लोगों में सहमति हुई है। ठीक है। फिर करते हैं भारत। भारत को तो भैया अपना देश है, हम सब जानते हैं हमारा भारत कैसा है। ठीक है। भारत क्या है, भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो क्या है कि दक्षिण एशिया में विशाल आबादी वाला देश है। क्या इसकी स्थिति क्या है, दक्षिण पूर्व में, ये एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है। 21वीं सदी में भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। 1947 में आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक जो भारत ने जितनी डेवलपमेंट की है, जितनी विकास किया है, उससे
विश्व में एक वो उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। ठीक है, पूरा विश्व है वो भारत की शक्ति और उसके उदय को अनुभव कर रहा है, यानी उसने कितनी जल्दी से अपने आप को डेवलप किया है, इस बात को पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत है उसका विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का पहला स्थान है। ठीक है, फिर विशेष क्या है भारत के बारे में, हम विशेष कहें तो क्या है, भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय जो देश हैं उनमें सबसे शक्तिशाली है। ये मतलब जो एशिया के जो देश हैं लगभग उनमें सब में भारत और चीन दोनों को एक दूसरे का टक्कर देने वाला माना जाता है, दोनों को कम्पिटिटर माना जाता है। ठीक है, भारत जो है प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश है। आर्थिक दृष्टि से जो भारत है उसका लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहा है भारत अपना। ठीक है, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के पास एक बहुत बड़ी सेना है, बहुत विशाल सेना है। भारत जल, थल और वायु सेना का एक बहुत बड़ा काफिला रखता है। ठीक है, फिर भारत है वो एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सब उभर कर सामने आया है। ठीक है, फिर ये देखें कि घरेलू स्तर पर कौन से घरेलू स्तर पर भी जो भारत है वो अपने डेवलप कर रहा है अपने आप को, तो उसने क्या क्या किया, उसने कई योजनाएं चला रही है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया होगा। तो इन योजनाओं के थ्रू वो अपने आप को उत्पादन में प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना चाहता है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है कि इंडिपेंडेंट इंडिया बने। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो उस समय पे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर देश बना था। इससे पहले भारत को खाद्यान्न के लिए भी आयात करना पड़ता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से भारत खाद्यान्न में इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। ठीक है, अब करते हैं इजराइल। इजराइल क्या है, इजराइल देखो, इजराइल एक क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा सा देश है। ठीक है, इससे छोटा शायद एक या 2 देश और है, जैसे वेटिकन सिटी है जो इससे छोटा है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्र, वेटिकन सिटी तो सबसे छोटा देश हो गया शायद विश्व में। ठीक है, कुल क्षेत्रफल है वो इसका कितना है, वो है 22,145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित राज्य है। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, वो 85 लाख है। ठीक है, यह जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन सैन्य क्षमता में ये बहुत आगे निकला हुआ राज्य है। ठीक है, इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि ये एकमात्र यहूदी देश है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एकमात्र यहूदी देश है जिसके चारों तरफ जो है इसकी सीमाएं जो हैं वो मुस्लिम राज्यों से घिरी हुई है। ठीक है, इसके चारों तरफ जितने भी राज्य हैं वो सारे मुस्लिम राज्य हैं। ठीक है, इजराइल है वो फिलिस्तीन से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, इजराइल की जो भाषा है वो हिब्रू है, जो उर्दू भाषा की तरह लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इधर से इधर, और जो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। और जो ये हमारी हिंदी भाषा है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये उर्दू भाषा की तरह लिखी जाती है। ठीक है, फिर है विशेष, तो इजराइल की सेना है, इजराइल की सेना में लगभग कितने लोग हैं, 35 लाख सैनिक हैं। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना गाइस, इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 85 लाख से, और इसकी सैनिक जो क्षमता वो कितनी है, 35 लाख। ठीक है, तो ये इसकी सेना की शक्ति है कि भी इसकी सेना में मतलब इतने सारे सैनिक हैं। इजराइल की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। स्कूली विद्यार्थी जो हैं उनको स्कूल में ही आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कंपलसरी होता है कि लड़कों को 3 साल और लड़कियों को कम से कम 2 साल ट्रेनिंग मतलब आर्मी में काम करना कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर है इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं, सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत आगे है। ठीक है, फिर है इजराइल हथियारों का निर्यात भी करता है। इजराइल जो है भारत में भी मतलब जो है भारत
के इजराइल के साथ सैन्य संबंध भी हैं। ठीक है, यह देश 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवाचार और बुद्धि के मामले में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक बढ़ती हुई जो है अर्थव्यवस्था दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भारत और इजराइल के संबंध कैसे हैं। ठीक है, 17 वैसे तो बोलते हैं कि जो 1947 में, भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था और इजराइल भी 1947 में आज़ाद था, लेकिन भारत ने इजराइल को 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता दी थी। ठीक है, फिर 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के साथ दूतावास खोले गए थे। ठीक है, फिर अब इसका सहयोग देखते रहते हैं, इसके संबंध कैसे हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंध देखें तो सहयोग देखें, क्योंकि अभी कोविड-19 जो महामारी चली थी उसके प्रसार को रोकने के लिए इजराइल ने एक जो कैंपेन किया था, एक जो पॉलिसी चलाई थी, कॉन्टैक्ट पॉलिसी चलाई थी, उसमें भारत का जो ये अभिवादन करने की प्रक्रिया है, नमस्ते, यानी हाथ जोड़कर जब हम नमस्ते करते हैं, तो इस पॉलिसी को, कंटेंट पॉलिसी को प्रचार प्रसार के लिए इजराइल ने अपनी कंटेंट पॉलिसी में अपनाया था। ठीक है, ठीक है, फिर कोविड-19 महामारी में भारत ने इजराइल को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कराई थी, मतलब वहाँ भारत द्वारा इजराइल को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कराई जाती थी। ठीक है, कराई जा रही है अभी भी। ठीक है, फिर देखें रक्षा के क्षेत्र में सहयोग। रक्षा क्षेत्र में हमें पता है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी के मामले में इजराइल जो है वो हथियार बनाने में एक अच्छा, मतलब सफल राष्ट्र है रक्षा क्षेत्र में। तो भारत के साथ मार्च 2020 में भारत ने इजराइल के साथ एक सौदा किया है, रक्षा सौदा किया है, जिसमें क्या हुए 880 करोड़ रुपए का एक सौदा किया, जिसमें भारत ने इस सौदे में कितने लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें गिने थे 16,479। ठीक है, ये हम इतनी लाइट मशीन गन खरीदने का ऑर्डर दिया है और ये सौदा हुआ है 880 करोड़ रुपए का। ठीक है, फिर रूस के बाद जो है, अगर हम देखें तो रूस के बाद इजराइल है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्ति करता है। भारत अगर हथियार लेता है तो कहाँ से लेता है, सबसे बड़ा आयातक तो वो रूस से हो गया और दूसरे नंबर पर इजराइल से हो गया। ठीक है, फिर है कि कृषि में क्षेत्र में सहयोग। कृषि क्षेत्र में अभी हाल में देखें तो 2015 में दोनों देशों के बीच में कृषि व संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यक्रम का क्रियान्वित किया गया था। कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है दोनों के सहयोग से। तो उसमें क्या था कि भारत के 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र लगाए जाएंगे। ठीक है, और जो ये इजराइल है ये कृषि बागवानी के क्षेत्र में भारत की मदद करेगा और ये 27 उत्कृष्टता केंद्र हैं, ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये अभी खोले भी जा रहे हैं, जिनका शायद लगभग तकरीबन सबका कार्य पूरा भी हो चुका है। ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।